तो चलिए आज हम लोग जो है सीबीएसई बोर्ड 2025 सेट फर्स्ट सेक्शन ए कोड की बात किया जाए तो कोड 55/1/1 इस कोड का क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है a voltage V is equal to V naught sin omega t, V is equal to V naught sin omega t applied to a circuit drives a current I is equal to I naught sin omega t plus phi in the circuit. The average power consumed in the circuit over the cycle is. एवरेज पावर फुल साइकिल के लिए कितना होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर फुल साइकिल जो एवरेज पावर होता है P एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कॉस फाई के इक्वल होता है। एंड आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर करेंट, यानी आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट पीक करेंट डिवाइडेड बाई √2 and VRMS is equal to V naught divided by √2. Then average power P average for full cycle is equal to I naught divided by √2 V naught divided by √2 cos phi. अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा I naught V naught divided by 2 cos phi. यदि ऑप्शंस को देखा जाए तो ए नंबर ऑप्शन में जो एवरेज पावर 0 के इक्वल बताया गया, बी नंबर में जो ऑप्शन है आई नॉट वी नॉट कॉस फाई के इक्वल बताया गया है, सी नंबर ऑप्शन में जो है आई नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 एंड डी नंबर ऑप्शन में जो है आई नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 कॉस फाई। तो इस प्रकार से जो सही आंसर होगा वो डी नंबर का जो ऑप्शन है वही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि 7 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द गिवन डायग्राम, एक डायग्राम दिया गया है एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ लेम्डा, कुछ इस प्रकार से है जिस पे कुछ पॉइंट्स गिवन है P, Q एंड R points. The given diagram exhibits the relation between the wavelength of the electromagnetic waves and the energy of photons associated with them. The 3 points P, Q and R marked on the diagram may correspond to respectively to. ऑप्शन दिया गया है ए नंबर ऑप्शन में जो है एक्स रेज, माइक्रोवेव एंड नेक्स्ट जो है यूवी रेडिएशन। बी नंबर ऑप्शन की बात करें तो इसमें दिया गया एक्स रेज, यूवी रेडिएशन एंड जो है माइक्रोवेव। सी नंबर ऑप्शन को देखा जाए तो यूवी रेडिएशन, माइक्रोवेव एंड एक्स रेज एंड डी नंबर ऑप्शन जो है माइक्रोवेव, यूवी रेडिएशन एंड एक्स रेज। देखिए अगर पी क्यू पॉइंट को देखा जाए इस क्रम में हमें बताना है पी आर एंड क्यू। तो जो पी पॉइंट है हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होता है
एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा के इक्वल होता है। यानी जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और उसकी एनर्जी कम होगा। यानी देखिए इस ग्राफ को देखा जाए तो क्यू वह पॉइंट है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी भी क्या है, कम है, इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो इसका मतलब जो है कि अगर और पी पॉइंट को देखा जाए तो पी पॉइंट का जो है वेवलेंथ कम है, एनर्जी हाई है। तो एनर्जी देखा जाए तो एक्सरेज की एनर्जी हाई होता है, यानी पी को इंडिकेट कौन करेगा, एक्सरेज करेगा। एंड जो क्यू को रिप्रेजेंट करेगा तो जिसकी वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। क्यू पॉइंट वेवलेंथ हाई है और फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर हम लोग देखें माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव जो है क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि माइक्रोवेव का जो है वेवलेंथ ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। इसलिए आर जो है इंडिकेट करेगा किसको, यूवी रेडिएशन को इंडिकेट करेगा। तो अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो सी नंबर ऑप्शन में पी को यूवी रेडिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। और डी नंबर ऑप्शन को देखें तो पी को माइक्रोवेव इंडिकेट कर रहा है, तो डी नंबर भी ऑप्शन गलत है। अब ए और बी ऑप्शन में एक्स रेज जो है पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब जो है कि ये दोनों अभी सही है। अब रही बात आर को यूवी रेडिएशन रिप्रेजेंट करेगा, इसमें देखिए ए नंबर ऑप्शन में माइक्रोवेव आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन गलत होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ बीकर इज फिल्ड विथ वाटर। कोई एक बीकर है, मान लेते हैं कोई बीकर है जो कि वाटर से भरा हुआ है। अ बीकर इज फिल्ड विथ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू इज इक्वल टू 4/3 अप टू अ हाइट h। यानी इसकी जो हाइट दिया गया है वो किसके इक्वल है, h के इक्वल है। h हाइट तक जो है ये जो है वाटर इसमें फिल्ड है। अ क्वाइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम। इसके बॉटम में मान लेते हैं कि एक क्वाइन है, एक कोई क्वाइन है प्लेस्ड है। The depth of the coin when viewed along the near the normal direction will be। तो ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये जो क्वाइंस है अपने पोजीशन से हटकर किसी अन्यत्र पोजीशन पे वो दिखाई देगा, और उस समय इसकी हाइट को मान लेते हैं कि ये हाइट जो है स्मॉल h है, और जो रियल डेप्थ है, रियल हाइट जो क्वाइंस का जो है वो कैपिटल H डेप्थ जो है नीचे में जो है बीकर के अंदर है। तो बाय द डिफिनीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो डिफाइंड होता है, दिस इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ अपन में अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। अगर बाय चांस कंफ्यूजन हो जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ होगा, तो इससे कैसे बचेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यूज होता है 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और चूंकि हाइट अब इस अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर है, यानी हाइट जो है अब कम होगा, अपरेंट डेप्थ की हाइट कम होगी, तो अगर छोटे वैल्यूज को बड़े से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा मिलेगा। इसलिए फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये ना होकर क्या होगा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ होगा। यानी म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ हमारा कितना है h डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ कितना माने हैं, स्मॉल h।
इसी अपरेंट डेप्थ को निकालना है तो स्मॉल h इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड गिवन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल है 4/3 के, तो h डिवाइडेड बाई 4/3 एंड दिस इज इक्वल टू 3h डिवाइडेड बाई 4। अब ऑप्शंस को देखा जाए तो ए नंबर ऑप्शन में जो अपरेंट डेप्थ गिवन है h/4, बी नंबर ऑप्शन में जो है 3h/4 एंड सी नंबर ऑप्शन को देखा जाए तो h एंड डी नंबर ऑप्शन में जो है 4h/3। तो इस प्रकार से जो सही आंसर है 3h/4 यानी बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें जो कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 measured in a photoelectric experiment for a metal surface। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात किया गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन कितना है V0। द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 measured in the photoelectric experiment for a metal surface is plot against the frequency of the incident radiation। Let m be the slope of the straight line so often then the value of charge of an electron is given by h is the Planck constant। Then the value of charge of an electron is given by, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात किया गया है और स्लोप की बात की जा रही है। तो हम लोग जानते हैं आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जो है इक्वेशन कहता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, वेयर फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से निकल कर आता है। अगर देखा जाए एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखा जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन वहां से प्लेट से रिमूव होगा तो हमारा जो करंट फ्लो करना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए जो उस पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग को पोटेंशियल कहते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि वहां पे अब करंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो उस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहे E इंटू V0 एक किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। देन अब इक्वेशन को लिखा जा सकता है E इंटू V0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब यहाँ से यदि हम लोग निकालें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो V0 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, H डिवाइडेड बाई E इंटू न्यू माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाई E। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर ध्यान हो तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के इक्वल होता है, जहाँ पे m क्या है, स्लोप को बताता है। तो इस इक्वेशन से इसे कंपेयर करें तो m बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, m इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई e के इक्वल होगा, यानी e इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, h डिवाइडेड बाई m के इक्वल होगा। अब चारों ऑप्शंस को यदि देखते हैं क्वेश्चंस में तो ए नंबर ऑप्शन जो कहता है कि जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, m इंटू एच। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि m डिवाइडेड बाई h। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि h डिवाइडेड बाई m। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 1 डिवाइडेड बाई m इंटू एच। तो सही आंसर क्या होगा, सी नंबर जो है सही आंसर होगा। जो चार्ज होगा किसके इक्वल होगा, h डिवाइडेड बाई m के इक्वल होगा।
तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेट लेमडा ई इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, प्रोटॉन का वेवलेंथ एंड ड्यूट्रॉन का वेवलेंथ लेमडा डी बी द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन ऑल मूविंग विद द सेम स्पीड। यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्यूट्रॉन। सबकी स्पीड क्या है? समान है, सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम इज। अब 4 ऑप्शन गिवन है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि जो वेवलेंथ होगा ड्यूट्रॉन का वह ग्रेटर होगा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का वेवलेंथ ग्रेटर होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से। बी नंबर का जो ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वह ग्रेटर होगा किससे? प्रोटॉन के वेवलेंथ से, और प्रोटॉन का वेवलेंथ ग्रेटर होगा किससे? ड्यूट्रॉन के वेवलेंथ से। सी नंबर ऑप्शन की बात किया जाए तो वेवलेंथ ऑफ जो है प्रोटॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन। एंड डी नंबर ऑप्शन की बात किया जाए तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम लोग जो है डी वॉर्गलिक का रिलेशन पढ़े हैं। डी वॉर्गलिक का रिलेशन कहता है कि जो लेमडा होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के इक्वल होता है। यानी लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी। चूंकि वेलोसिटी सबका समान है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वेलोसिटी सबका इक्वल है, इसका एच भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब है कि लेमडा प्रोपोर्शनल है किसके? 1/m के प्रोपोर्शनल है। यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1836 गुना ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेवलेंथ है प्रोटॉन का वह इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? कम होगा। यानी अगर ऑप्शन में देखा जाए तो किस ऑप्शन में वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दिखाया गया है प्रोटॉन से? ए नंबर में प्रोटॉन का वेवलेंथ दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, तो ये गलत हो गया। और इस ऑप्शन में भी प्रोटॉन को ज़्यादा दिखाया गया है तो ये भी गलत हो गया, और इसमें बराबर दिखा दिया गया तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब सही आंसर कौन सा है? बी है। इसमें इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ प्रोटॉन से ज़्यादा है, और चूंकि ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है इसलिए इसकी वेवलेंथ क्या होगा? इससे भी कम होगा। तो सही ऑप्शन क्या है? इसका बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। 4 ऑप्शंस दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व किसका सही है? तो ए नंबर ऑप्शन में जो है बाइंडिंग एनर्जी, इसमें जो है बाइंडिंग एनर्जी कंसीडर किया गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसमें एटॉमिक मास को कंसीडर किया गया है, और एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है। और जो पिक ए वैल्यूज है इसको बताया गया है Fe आयरन 56 बताया गया है। बी नंबर ऑप्शन में जो है, बी नंबर ऑप्शन का जो ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस पे जो है
वाई एक्सिस पे है और एटॉमिक मास जो है एक्स एक्सिस पे है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, पिक के बाद एक कांस्टेंट दिखा दिया गया है और ये भी जो है पिक किस पे दिखाया गया है 56। सी नंबर का जो ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास के बीच का जो एक ग्राफ है कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है और ये जो पिक को बताया गया है 80, एटॉमिक मास कितना है 80 के इक्वल है। एंड डी नंबर ऑप्शन में जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास का जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है और ये जो पिक है वो किसके इक्वल है 80 के इक्वल है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका सबसे ज़्यादा होता है वह मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होता है। यानी अगर कहा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यूज होता है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है किसका, आयरन का, Fe का जो है जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 56। इसीलिए आयरन जो है मोस्ट स्टेबल एलिमेंट जो है इस नेचर में है क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, हाई है। जिसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई होगा वह एटम हमारा क्या होगा, वह एलिमेंट जो है मोस्ट स्टेबल होगा। यानी 80 जो दिखाया गया है पिक जो है इन दोनों ग्राफ में सी नंबर और डी नंबर का ग्राफ क्या हो गया, गलत होगा क्योंकि आयरन का जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है मैक्सिमम होता है। अब ए और बी में सही होगा, लेकिन चूंकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन से ज़्यादा होने लगता है। तो 170 एटॉमिक मास के बाद वाले जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं उनसे डीके प्रोसेस शुरू हो जाता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, यानी उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अब जो है 8.5 से क्या होता है नीचे की तरफ आने लगेगा। इसका मतलब यह ग्राफ जो है वो सेचुरेट नहीं बना रहेगा, वो नीचे की तरफ गिरेगा। देखिए यहाँ पे यदि कहें तो ये यूरेनियम होगा, देखिए अब आयरन से इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, इसलिए सही आंसर जो होगा ए नंबर होगा। बी नंबर ऑप्शन भी जो है क्या होगा, गलत होगा। तो आई होप कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कंसेप्ट है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी आप जो है इसको समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि व्हेन पीएन जंक्शन डायोड, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। देखिए अगर पीएन जंक्शन डायोड की बात किया गया, ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पीएन जंक्शन डायोड का, ए पी टाइप और ए एन टाइप। यदि इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप को और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से, तो यह जो डायोड है वो किस में है, फॉरवर्ड बायस में है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तो जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उस समय जो है डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई होती है वह क्या होगा, कम रहता है। और जब रिवर्स बायस में होता है तो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यह फेवरेबल सिचुएशन है। करंट अगर पी टाइप की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ होल्स है, एन टाइप की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे पोलरिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे पोलरिटी नेगेटिव है, तो आसानी से जो है इस डिप्लीशन रीजन को इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है क्रॉस करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के केस में डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई जो है कम होती है। तो इसलिए अब बैरियर पोटेंशियल की बात आता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स को डिप्लीशन रीजन में
क्रॉस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने के लिए कुछ पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी, उस पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। तो फॉरवर्ड वैस के केस में चूंकि ये डिप्लीशन रीजन कम है इसलिए बैरियर पोटेंशियल का मान जो होता है कम होता है, जबकि रिवर्स वैस में बैरियर पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई जो है ज़्यादा होता है। तो अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ए नंबर ऑप्शन में कहा गया है कि द बैरियर हाइट एंड द डिप्लीशन लेयर विथ बोथ इंक्रीजेस। तो यह तो गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि रिवर्स वैस के केस में डिप्लीशन रीजन ज़्यादा होगा और बैरियर पोटेंशियल का मान भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि द बैरियर हाइट इंक्रीजेस एंड द डिप्लीशन लेयर विथ डिक्रीजेज। तो देखिए बैरियर पोटेंशियल का कंसेप्ट कहता है कि जब पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू क्रॉस द डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने में जो पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, तो यानी अगर इसकी फॉरवर्ड वैस में चौड़ाई ही कम है तो क्रॉस करने में पोटेंशियल कम होगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो द बैरियर हाइट एंड द डिप्लीशन लेयर विथ बोथ डिक्रीजेज, इसका मतलब जो है सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि अगर डिप्लीशन रीजन पतला होगा तो बैरियर पोटेंशियल का भी हाइट कम होगा क्योंकि क्रॉस करने में पोटेंशियल कम रिक्वायर्ड होगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को समझ पाए हैं। इसका सही आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन जो है सही है। अब जो है कुछ क्वेश्चंस जो है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें दो बातें कही जाती है, एक एसर्शन और दूसरा रीजन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है 12 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन जो है एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं। एसर्शन रीजन में एसर्शन को हम लोग ए से डिनोट करेंगे और रीजन को हम लोग जो है आर से डिनोट करते हैं। कथन और अभिकथन, कथन और रीजन कारण। तो देखिए कुछ कंडीशन जो है बताया गया है कि ऑप्शन ए में वही, ऑप्शन ए में जो बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। यदि एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है, रीजन आर जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन करता है, तो सही आंसर क्या होगा, उसके आंसर में हम लोग जो है ए को सिलेक्ट करेंगे चारों ऑप्शन में। बी नंबर कहता है, बी नंबर जो है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। यानी एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो वैसे केस में हम लोग चार ऑप्शन में से किसको सिलेक्ट करेंगे, बी सी डी, इस चार ऑप्शन में से किसको सिलेक्ट किया जाएगा, बी को सिलेक्ट किया जाएगा। सी ऑप्शन कहता है कि एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। यानी कोई कथन सही है और जो उसका कारण है रीजन जो है गलत है, उस परिस्थिति में इन चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, सी को सिलेक्ट किया जाएगा। डी नंबर कह रहा है कि एसर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज आल्सो फॉल्स, देन सही आंसर क्या होगा, डी। यदि एसर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है, एसर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज आल्सो फॉल्स, तब हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डी नंबर आंसर को जो है सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है एसर्शन में कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव a magnet into a coil of large number of turns when the circuit of the coil is closed। देखिए कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। एन का वैल्यू जो कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स एन जो है इसका वैल्यूज क्या है,
ग्रेटर है, लार्ज है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इन अ क्वाइल, किसी क्वाइल में एक मैग्नेट को मूव करने में जो डिफिकल्ट होगा जब लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन द सर्किट ऑफ द क्वाइल इज क्लोज्ड। तो देखिए अब कौन सा कंसेप्ट इसमें लगेगा, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखिए तो उसमें लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ कहता है कि अपने कॉज को रिसिस्ट करना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा उस कॉइल में, मैग्नेट के मूव करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, वह इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज को रिसिस्ट करेगा, यानी उस मूवमेंट को अपोज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक करंट इस कॉइल में डेवलप होगी जो कि मैग्नेट के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, मोशन को रोकेगा, रेसिस्ट करेगा। तो असर्शन में कहा गया है इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन द सर्किट ऑफ द कॉइल इज क्लोज। इसका मतलब है कि असर्शन ए जो है, जो कथन है, यह क्या है, सही है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। रीजन की बात करें तो रीजन आर की बात किया जाए तो रीजन में कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल विद द सर्किट क्लोज्ड ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट इज सच दैट इट अपोज द कॉज। यानी रीजन सही कह रहा है कि जो है कॉज क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा, यानी रीजन सही है। और ये रीजन सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, यानी चारों ऑप्शन में यदि कहें ए बी सी एंड डी में, तो सही आंसर क्या होगा, ए आंसर जो है सही होगा अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन दिया गया उसके अनुसार ए नंबर जो है सही है, क्योंकि ए नंबर में कहा गया है कि जिसमें असर्शन भी सही हो, रीजन भी सही हो, और रीजन जो है असर्शन का जो है सही एक्सप्लेनेशन करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द डिफ्लेक्शन इन अ गैलेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। जो असर्शन कह रहा है कि द डिफ्लेक्शन इन अ गैलेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टॉर्क जो होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। और चूंकि करंट टॉर्क का मान बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। इसका मतलब थीटा जो होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो असर्शन ए जो है वो क्या है, सही है। द डिफ्लेक्शन इन गैलेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। अगर रीजन की बात किया जाए, रीजन, तो रीजन में कह रहा है कि द कॉइल ऑफ गैलेनोमीटर इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहने का तात्पर्य है कि जो टॉर्क की जो है क्या होगा, इंक्रीज करेगा करंट बढ़ने से। तो इसका मतलब है रीजन भी सही होगा इसका, इसलिए जो सही आंसर होगा इसका क्या होगा, यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए तो वी कैन नॉट फॉर्म अ पीएन जंक्शन डायोड बाय टेकिंग अ स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन इट another द स्लैब ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर। असर्शन में कहा गया है कि वी कैन नॉट फॉर्म ए पीएन जंक्शन, हम लोग पीएन जंक्शन नहीं बना सकते हैं टेकिंग अ स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइंड इट टू अनदर स्लैब ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब भी पीएन जंक्शन की बात होता है तो पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप
और एन टाइप के बीच में गैप होता है, जिस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और इसी गैप में जो है हमें जंक्शन प्राप्त होता है पोटेंशियल। तो अगर दोनों कांटेक्ट में तो पॉसिबल नहीं, वी कैन नॉट फॉर्म पीएन जंक्शन डायोड। इसका मतलब है कि एसर्शन जो है सही कह रहा है। रीजन की बात करें तो रीजन में देखिए आर को यदि देखते हैं तो आर में कहा गया है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। किसमें कहा गया है, पी टाइप में कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये गलत है, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ होल्स होता है, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब रीजन गलत है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो यदि चारों ऑप्शन को ध्यान में रखें तो सी नंबर ऑप्शन कहता है कि एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। इसका मतलब सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर सी नंबर जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेक्शन का जो है अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है द एसर्शन की स्टेटमेंट को देखें तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट in a hydrogen atom is positive. The potential energy of an electron revolving in any stationary orbit in a hydrogen atom is positive. देखिए ये सेशन गलत है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यू जो होगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का किसके इक्वल होता है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के इक्वल होता है। और ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये एसर्शन क्या है, गलत है। यदि रीजन की बात किया जाए तो रीजन में कह रहा है आर जो है टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बाई आर स्क्वायर है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग निकालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसका वैल्यू जो है आपको किसके इक्वल होगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r के इक्वल होता है। यानी माइनस होता है, लेकिन रीजन में कह रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब सही आंसर जो होगा इसमें रीजन भी गलत है और एसर्शन भी गलत है। यानी डी नंबर ऑप्शन में कहा गया कि एसर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज आल्सो फॉल्स। इसका मतलब सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर जो है डी नंबर जो आंसर होगा वो सही होगा। एसर्शन भी गलत है और रीजन भी फॉल्स है। तो आई होप कि जो ये 2025 का जो सेट 1 है कोड 5511 का सेक्शन ए का जो है एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है। अब सेक्शन बी का जो है एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। थैंक यू।